नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, नेशनल या रीजनल, किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए, सबके वॉर रूम में रेगुलर मीटिंग्स होने लगी हैं। 24 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गिनकर 200 दिन बचे हैं। थर्ड टर्म के लिए नरेंद्र मोदी की पार्टी भी अपनी स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप देने में लगी है। 26 दल प्रधानमंत्री से दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके हैं। मोदी की हैट्रिक रोकने के लिए हर कोई फील्डिंग बिछा रहा है, मगर मोदी ने सिर्फ 5 दुश्मन सिलेक्ट किए हैं, विरोधी खेमे के 5 महारथी। मोदी ने अगर उनको चित कर दिया तो क्या 400 सीटों का रास्ता खुल जाएगा? पॉलिटिक्स की केमिस्ट्री के पीछे का अंक गणित क्या है, बताते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री का सबसे स्ट्रॉन्ग रिसर्च राहुल गांधी पर है। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा पढ़ाई गांधी परिवार पर की है। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा नोट्स कांग्रेस पर बनाए हैं। प्रधानमंत्री का चौथा सबसे स्ट्रॉन्ग रिसर्च डीएमके वाले स्टालिन पर है। प्रधानमंत्री ने 5वें नंबर पर ममता बनर्जी को रखा है। मोदी ने ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को डिकोड किया है। 2024 के लिए मोदी ने दुश्मन सिलेक्ट कर लिए हैं, टारगेट लॉक कर लिया है। मोदी अब पंच लगाएंगे। मोदी के 3 दुश्मन हैवी वेट हैं, मोदी के 2 दुश्मन लाइट वेट हैं। बाकी के सारे दुश्मनों को मोदी ने नो वेट कैटेगरी में रखा है। लाइट वेट दुश्मनों के लिए लाइट पंच, हैवी वेट दुश्मनों के लिए हैवी पंच और कांग्रेस के लिए नॉकआउट पंच। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में जो कहा उसका एक्सटेंशन आज शो किया। आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही देश की संसद से 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से नया विश्वास, नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, देश पूरा संसद के साथ जुड़ा हुआ था। आपने देखा है कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है, उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है, जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंधन गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए। नरेंद्र मोदी फ्री स्टाइल खेल रहे हैं, मगर पूरे अनुशासन के साथ। पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की 133 मिनट वाली स्पीच को डिकोड करें तो मोदी ने 70% समय राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस पर खर्च किया। मोदी ने 10-10% टाइम डीएमके और तृणमूल पर खर्च किया। प्रधानमंत्री को एग्जैक्टली पता है
कि 17वीं लोकसभा में कांग्रेस ही उनके लिए मुख्य विपक्षी पार्टी और 18वीं लोकसभा में भी हालात नहीं बदलने वाले। कांग्रेस के पास अभी लोकसभा में 51 सांसद हैं। इंडिया अलायंस में 24 सांसदों के साथ डीएमके नंबर 2 पर है और 23 सांसदों के साथ टीएमसी नंबर 3 पर है। मोदी को मालूम है कि 2024 में कमोवेश यही स्थिति रहने वाली है, तो फिर मोदी पुच्छल्लों को भाव क्यों दें? जिनके पास नंबर नहीं उनको प्रधानमंत्री वैल्यू क्यों दें? दो राज्यों में सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल की तरफ मोदी ने एक बार इशारा भर किया। 133 मिनट के भाषण में मोदी ने अखिलेश यादव की पार्टी को 30 सेकंड में निपटा दिया। प्रधानमंत्री ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे का एक बार जिक्र भी नहीं किया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मोदी की स्पीच में कहीं नहीं आए। प्रधानमंत्री बनने के एक और दावेदार केसीआर तरसते रह गए। मोदी ने उनका जिक्र भी नहीं किया। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस 26 जुलाई को दिया गया था। बहस की शुरुआत 8 अगस्त को हुई और प्रधानमंत्री का जवाब 10 अगस्त को आया। इतने दिनों में क्या हुआ? 26 जुलाई से 8 अगस्त तक मोदी के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने बुलेट पॉइंट्स रेडी किए। कौन क्या बोलेगा, किसे टारगेट करके बोलेगा, इसकी मार्किंग की गई। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को टारगेट करके पंच मारा। निर्मला सीतारमण को स्टालिन फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगाया गया। किरण रिजिजू ने अपना भाषण स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए तैयार किया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान से अलग हटकर एक शब्द नहीं बोले। टारगेट सीधा अशोक गहलोत को रखा। रामकृपाल सिंह यादव ने नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी पर पंच लगाया। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को पार्टी का काउंटर किया। कांग्रेस और अपोजिशन का थिंक टैंक कहता है कि 2024 के चुनाव में लोकसभा की 450 सीटों पर वो मोदी की पार्टी को 1-on-1 फाइट देंगे। 1-on-1 फाइट क्या होती है, इसका रिहर्सल मोदी ने पार्लियामेंट में करा दिया। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं। हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। उनके आचरण से, उनके व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है। आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। अपने कट्टर भ्रष्ट साथी उनकी शर्त पर मजबूर होकर के कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। मोदी चुन चुन कर पंच मारते हैं, निशाना सटीक और वार जोरदार। प्रधानमंत्री आज बीजेपी की पंचायती राज परिषद मीटिंग में पश्चिम बंगाल के पंचायत प्रतिनिधियों से रूबरू हुए तो ममता बनर्जी उनके प्राइम टारगेट पर आ गई। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है? पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो,
फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। और अगर मानो उसने चातुर्यपूर्वक फॉर्म भरने के लिए जगह पर पहुंच भी गया, तो फिर चुनाव लड़ने में अड़ंगे डालना। जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना, ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना, और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसी दुश्मनी रखते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि राहुल मोदी पर पर्सनल अटैक करते हैं और अपनी इकोसिस्टम से भी पर्सनल अटैक कराते हैं। राहुल गांधी दिल्ली से वायनाड पहुंचे तो मोदी के खिलाफ वही अप्रोच लेकर पहुंचे जो उन्होंने संसद में शो किया था। ममता बनर्जी का मामला अलग है। यह तो मोदी की पार्टी भी मानती है कि ममता के साथ काडर है, ममता के साथ ग्राउंड सपोर्ट है, पश्चिम बंगाल में दीदी की पॉपुलैरिटी है। मोदी को इन सब से लड़ना है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी 300 के ऊपर पहुंची तो उसमें 18 सीटें पश्चिम बंगाल की भी थी। इंडिया गठबंधन को लगता है कि अगर मोदी को बंगाल में रोक लिया तो 24 में मोदी 272 से नीचे आ जाएंगे। क्या ऐसा संभव होगा? क्या मोदी बंगाल में जीरो हो सकते हैं? इंडिया टीवी सीएनएक्स ने पश्चिम बंगाल में सर्वे किया तो चौंकाने वाले रिजल्ट आए। ममता बनर्जी 48% वोट शेयर के साथ पश्चिम बंगाल में लीड कर रही हैं। सिनारियो 1 में अगर कांग्रेस के 6% वोट ममता के 48% वोट से जोड़ दें तो 54% वोट शेयर के साथ पश्चिम बंगाल में विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। सिनारियो 2 में अगर लेफ्ट के साथ भी ममता की सीट शेयरिंग हो जाती है तो लेफ्ट का करीब 5% वोट भी इसमें जुड़ जाएगा और यह 59% तक पहुंच जाएगा। ममता के लिए अलायंस में अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। चैलेंज ये कि ममता ने अब तक लेफ्ट को अपना सबसे कट्टर सियासी शत्रु बताया है। अगर वो उसी से हाथ मिला लेंगी तो अपने वोटर्स को क्या समझाएंगी? ममता के लिए बेस्ट सिनेरियो यही है कि वो चुपचाप कांग्रेस से अलायंस करें और कांग्रेस को 1 या 2 सीट देकर बाकी सीटों पर उससे सपोर्ट ले लें। अगर ममता ने कांग्रेस से अलायंस कर लिया तो हमारे सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और बीजेपी 12 सीटें हासिल कर सकती है। ममता भी लेफ्ट की कोई चर्चा ही नहीं करती, वो मोदी पर फोकस कर रही हैं। मोदी ने पंचायती राज परिषद की बैठक में ममता पर अटैक किया तो दीदी ने ऑडियो मैसेज जारी करके जवाब दिया। इसको हम लोग को देखना है और जो 6 महीना है, 6 महीना में ये लोग और भी बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे, अनाचार करेंगे और एट्रोसिटीज करेंगे। इलेक्शन कमीशन को भी सीजे को बदल दिया, ऐसा ही उसका हाल है, ऐसा ही चलेगा। ये मौत का सौदागिरी करते हैं, ये महिला का अत्याचार का सौदागिरी करते हैं, दलित को जिंदगी लेके सौदागर करते हैं, देश भेजने का सौदागर करते हैं, डिफेंस भेजने का सौदागिरी करते हैं, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई को देके सौदागिरी करते हैं। ये देश को मानते हैं कि 1 पार्टी रूल चलेगा, ये नहीं चलेगा। देश जिंदा रहेगा, देश का स्वाधीनता आजादी का माफी। हम लोग को आजादी जब मिला था तब तो उन्होंने नहीं था, उसका बीजेपी पार्टी भी नहीं था। एक बात उनको याद रखना चाहिए और बार बार एक बात को लेकर विजय बंगाल का नाम पे जो बदनाम दे रहा है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अगर हिंसा होता, वायलेंस होता तो 2,31,000 नॉमिनेशन कैसे सबमिट होता? अगर वायलेंस होता तो बीजेपी इतना सीट में बीजेपी सीपीएम कांग्रेस मिलके जो वोट बनाया।
ममता बनर्जी बहुत ही चालाकी के साथ पश्चिम बंगाल के नैरेटिव में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सबको घुसा देती हैं। इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन से सीजीआई को अलग रखने के प्रस्ताव को ममता मोदी पर अटैक करने का हथियार बना लेती हैं। ममता वन पार्टी रूल का डर दिखाती हैं और इसी तरह बिना नाम लिए मुस्लिम वोट खींचने का जुगाड़ कर लेती हैं। बंगाल में टीएमसी का कार्यकर्ता टोलाबाजी करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? कौन सा प्रमाण मांग रहे हो आप बताइए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए कि अम्फान के राहत कार्य में, अनाज में और राहत कार्यों में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको बांग्लार बाड़ी बना दिया, उसमें घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? ममता जो कर रही हैं वो इंडिया अलायंस के बिग प्लान का हिस्सा है। मोदी पर अटैक करो, मोदी पर हिट जॉब करो, सोशल मीडिया के जरिए भी मोदी को बदनाम करो। कांग्रेस ने अपने पार्टनर्स को यही मंत्र दिया है। इंडिया अलायंस को कुल मिलाकर 6 राज्यों से उम्मीद है। पश्चिम बंगाल उनमें से एक है। बाकी 5 राज्य हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और बिहार। इन 6 राज्यों में लोकसभा की 217 सीटें हैं। मोदी के हैवी वेट और लाइट वेट दोनों तरह के दुश्मनों को लगता है कि मोदी सरकार उखाड़ने की शुरुआत इन्हीं 6 राज्यों से होगी। दूसरी तरफ मोदी को लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में राहुल गांधी के गठबंधन को हिला दिया तो 24 का काम बन जाएगा। जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में नए तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है, और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पे। बताओ। मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के 6 राज्यों से क्या नंबर मिलते हैं, ये हम आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और बिहार की 217 सीटों में से एनडीए को 89 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स इन 6 राज्यों से 127 सीटें जीत सकते हैं। कर्नाटक की 1 सीट जेडीएस को मिल सकती है। यानी जहां विरोधियों को सबसे ज्यादा होप है, वहां भी मोदी का स्कोप है। महाराष्ट्र में चाचा भतीजा फिर मिले हैं। पुणे में उनकी मुलाकात कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलाएगी। अभी महाराष्ट्र की 48 सीटों का बैलेंस 24-24 पर टिका है। मोदी महाराष्ट्र से ज्यादा तमिलनाडु की सोच रहे हैं। काशी तमिल संगमम, संसद में सिंगोल की स्थापना, डीएमके फाइल्स, माई लैंड माई पीपल यात्रा। पिछले 1 साल में मोदी तमिलनाडु में बीजेपी का फुटप्रिंट लगातार बढ़ा रहे हैं। मोदी के विरोधी जब वोट सोचते हैं तब मोदी काम सोचते हैं। विरोधी जब सीट सोचते हैं तब मोदी वोट सोचते हैं। विरोधी जब सरकार बनाने के सपने देखते हैं तब मोदी एक सीट जीतने का प्लान बनाते हैं। मोदी सही है, यह 2 बार साबित हो चुका है। 24 में मोदी हैट्रिक मार देंगे, संकेत यही मिल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।